हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए रुक्मणी प्रकाशन यानी कि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। देखिए, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को यानी कि मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी कपिलवस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कुशीनगर। यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर। यह कुशीनगर कहाँ पड़ता है, तो आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में। कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था। मृत्यु तो हुआ था कुशीनगर में, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया। और इनके मौसी का नाम क्या था, जिसने इनका पालन पोषण किया था, उनके नाम था प्रजापति गौतमी। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, यानी कि राहुल। ठीक है। अब देखिए, बौद्ध धर्म में जो है यानी कि गृह त्याग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण। ठीक है। और बौद्ध धर्म में यानी कि उपदेश, यानी कि उपदेश को अपनाना, उसे क्या कहा गया है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। देखिए, कुछ और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जब उनकी ज्ञान की प्राप्त होती है तो उसने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ देते हैं, तो उनका प्रथम उपदेश था सारनाथ। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। चलिए, और इनकी जो मृत्यु जो है कितने वर्षों में हुई थी, तो 80 वर्ष के जब यह हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक ग्रंथ है, तो यह है बौद्धों की। बौद्ध से संबंधित है क्या, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक जो है कौन कौन है, पहला है विनय पिटक, दूसरा है शुद्ध पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। यानी कि यह तीनों, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, यह तीनों पिटक जो है किस भाषा में है, तो पाली भाषा में। किस भाषा में है, पाली भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जहांगीर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। यदि आपसे पूछ दे कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। दीवाने एक खास का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां। रेशमा बाग का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां। और जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था, तो शाहजहां। इतना पॉइंट जो है आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में जो है किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ है, तो 1666 में। 1666 में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब हुआ है, तो 1708 में। 1708 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु भी कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, तो अल्मीडा था।
इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए वास्को डिगामा, आपको बताना है कि वास्को डिगामा जो है भारत कब आया था, तो ये कब आया था, 1498 में आया था, 1498 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है यह हुआ था बांकीपुर में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 27वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1912 में। कब, 1912 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों ने प्रभावाधीन आया। कहने का अर्थ है, क्वेश्चन हमसे पूछा है जब आंदोलन हो रहा था तो दो दल में बटा था, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो नरम दल तो चल रहा था, लेकिन गर्म दल पंथियों का प्रभाव जो है कब से देखा जाने लगा आंदोलन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 1906 के बाद जो है यह गर्म दल पंथियों का जो है आगमन जो है शुरू हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। हमें बताना है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो यह होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। देखिए क्वेश्चन पूछता है लोकसभा सीट, बिहार में जो है लोकसभा सीट कितनी है, तो 40, बिहार में 40 है। महाराष्ट्र में कितना है, तो 29, यानी कि 29 है। और ये बंगाल में कितना है, बंगाल में है आपका 42, बंगाल में 42, बंगाल में हो जाएगा 42। और उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 80 है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितना है, 80 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर देता है। तो किसको लिख करके देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपने पद के त्याग पत्र को, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र को लिखकर किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 324। यह 324 जो है अनुच्छेद जो है यह भारत के संविधान का अनुच्छेद, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करें कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है किसके प्रति जवाबदेह हैं, तो लोकसभा के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग जो है मिस्टेक हुआ है, तो राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, ठीक है। और एक होता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस जो है यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, देखिए राष्ट्रीय अलग है और अंतर्राष्ट्रीय अलग है। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है विश्व में, और राष्ट्रीय का अर्थ होता है अपने देश में। तो विश्व कहेगा कि विश्व है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त। अगर कहेगा राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि अपने देश में,
तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। चलिए इतना जो है पॉइंट आप जो है याद करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राज्य सिक्किम की राजधानी है, हमें बताना है कि सिक्किम की राजधानी कौन है। तो इस ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि गंगटोक क्या है, सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोबिया किन दो सागरों को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तस्मान एवं ज्वार सागर को जोड़ता है। देखिए यह तस्मान एवं ज्वार सागर कहाँ है, तो यह न्यूजीलैंड के समीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि माउंट एटना क्या है। तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है, एक ज्वालामुखी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह देखिए माउंट एटना यानी कि ज्वालामुखी जो है यह कहाँ है, तो इटली के समीप यानी कि सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पे है। माउंट एटना कहाँ है, तो इटली के समीप जो है सिसिली द्वीप है और उसी के तट पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो सोने का खनन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों होता है। तो क्यों होता है, तो विकिरण के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि पृथ्वी पर घने वन अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें बताना है कि पृथ्वी पर जो है घने वन जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। विषुवत रेखा पर पाया जाता है कि मकर रेखा पर कि कर्क रेखा पर कि ध्रुवों के पास पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर घने वन अधिकांश कहाँ मिलेगा, तो विषुवत रेखा के पास मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः मिलती है। हमें बताना है कि द्रविड़ प्रजाति जो है भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए दक्षिणी भारत, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी भारत, ऑप्शन सी है उत्तरी पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम भारत और ऑप्शन डी उत्तर भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिणी भारत में पाई जाती है। द्रविड़ प्रजाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में एक राज्य है केरल। केरल का भाषा पूछता है कि केरल में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम। केरल का जो है कौन सा त्यौहार जो है मनाया जाता, सबसे फेमस त्यौहार है तो वो है ओनम। ठीक है, यह भी याद करके रखिएगा। केरल में कौन सा झील है, तो वेम्बनाड झील, यह भी क्वेश्चन याद करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेगी निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो उत्तर काशी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है। तो किस मिट्टी से मिलती है, तो चिकनी मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, तो गंगा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेगी निम्नलिखित में कौन भूमिबंधित नदी है। तो भूमिबंधित नदी कौन सी है, तो लू नदी है। कौन सा, लूनी नदी। कौन सा है, लूनी नदी। ठीक है, यह लूनी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो अरावली के श्रेणी से निकलती है। याद करके रखिएगा, लूनी नदी जो है कहाँ से, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, तो अरावली के श्रेणी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेंगूर किस नाम से जाना जाता है। अर्थात रेंगूर मतलब कि वह कौन सी मिट्टी है जिसे रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए काली मिट्टी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कपास के पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है, तो कौन होगा, काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि शब्द संक्षिप्त ट्रेम्स से क्या बनता है। तो इससे क्या बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यापार संबंधित निवेश उपाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। देखिए भारतीय जीवन बीमा अर्थात LIC की स्थापना कब हुआ है, हमें यही बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1956। LIC की स्थापना
यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ है? तो 1 सितंबर 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूछता है यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह होता है आपका मुंबई में। कहाँ होगा? मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, यानी कि बिहार में जो है सबसे अधिक फसल कौन सी उपजाई जाती है? चावल। और उसके बाद हमें दूसरा बताना है, दूसरा कौन है? तो यह है गेहूं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो भूमिपुत्र शब्द जो है यह क्षेत्रवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है, यानी कि हमें बताना है कि डाइबोरेन जो है अमोनिया से 120 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि B2H6 2NH3। इसे क्या कहते हैं? बोराजन। क्या कहते हैं? बोराजन। ठीक है, तो बोराजन का क्या करता है, मतलब कि हमें यानी कि डाइबोरेन जो क्या करता है 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से अभिक्रिया करके हमें क्या देता है? तो बोराजन। ठीक है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH4। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH4, याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें जो ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है, लिख लेना है क्या? 10 जनवरी जनवरी को 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है, इराक की राजधानी कहाँ है? तो इराक की राजधानी कहाँ है? यानी कि देखिए इराक की राजधानी हो जाएगी बगदाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और थिम्पू यह किसकी राजधानी है? थिम्पू जो है आपका जो है थिम्पू भूटान की राजधानी। कहाँ की राजधानी? भूटान की राजधानी। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है। चलिए याद हो गया। एक बार और देखते हैं, कह रहा है कि इराक की राजधानी कहाँ है? तो इराक की राजधानी बगदाद हो जाएगा, थिम्पू है भूटान की, और बीजिंग है यह चीन की, और नई दिल्ली है भारत की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अब नाटो की स्थापना कब किया गया था? तो 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि इनमें से किसने वंदे भारत का नारा दिया था? यानी कि वंदे भारत का नारा किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि द्रव में अधिकांश या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि वोल्टिया सेल में विद्युत अपघट्य है। वोल्टिया सेल में जो है विद्युत अपघट्य किस रूप में रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गंधक का अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 4 स्थितियों में से किस पर नाइट्रोजन का घनत्व सबसे अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 273 केल्विन एवं 2 परमाणु पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिरने से कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 2t सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 2 सेकेंड लगे। कितना लगेगा? 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? देखिए यदि ध्वनि का वेग सबसे अधिक पूछेगा तो ठोस में, और सबसे कम पूछेगा तो वायु। ये इस मतलब कि ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि वायु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेगी देखिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगर कह देगा कि आपको
कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल जो है किस में सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में। अगर कह दे कि ध्वनि की चाल किस में नहीं होती है, तो किस में, निर्वात में। निर्वात में देखिए, ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। जैसे कि आदमी कोई बोलता है तो एक दूसरे व्यक्ति को सुनाई देता है, तो उसके बीच भी माध्यम है, क्या है, कौन सा माध्यम, तो वायु है। लेकिन जो निर्वात होता है, यानी कि निर्वात किसे कहते हैं, वैसे स्थान जहाँ पे वायु तक कुछ भी नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं, निर्वात क्षेत्र कहते हैं। तो ध्वनि जो है कहाँ नहीं चल सकती है, तो निर्वात में। और सबसे तेज किसका माने प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग, वही क्वेश्चन जो है फिर रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.001 मिमी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कि मुख से निकली लार पाचन करती है। तो देखिए क्वेश्चन पहले आपसे पूछ देगा कि मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से, ठीक है। अब देखिए जब हम भोजन खाते हैं तब भोजन में जो है मंड भी रहता है, मंड यानी कि स्टार्च, ठीक है। उसका पाचन जो है कौन करता है, तो वह किसके द्वारा किया जाता है, तो लार के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मंड का पाचन, यानी कि ऑप्शन बी। करे कि मुख से निकली लार पाचन करती है, किसका पाचन करती है, तो मंड यानी कि लार की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पेड़ की छाल मसाले के, किस पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। आपको बताना है कि वह कौन सा पेड़ है जिसकी छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दालचीनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, करें कि कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप जो है हमें बताना। करें कि कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी, ठीक है, यहाँ पे जो ए दे दिया गया है, यहाँ पे होगा एएसपी, ठीक है। क्या होगा, एएसपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आवेदन संकेत प्रदाता, आवेदन संकेत प्रदाता। और इंग्लिश में क्या होता है, एएसपी, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो यह कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है, हमें जो है सबसे कठोर धातु बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन दिया है सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लेटिनम। देखिए क्वेश्चन पूछता है हमसे कि किसको सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, तो प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी गैस पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया का एक गैस उत्पाद है। यानी कि देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा गैस है। देखिए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन। कैसे समझिए, यदि पौधा जो है भोजन बनाने के लिए कौन सा गैस लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन भोजन बना करके फिर कौन सा गैस छोड़ता है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन बी। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, तो 21%, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03%। अगला नाइट्रोजन कितना है, तो 71%। नाइट्रोजन कितना है, 71%। वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिकांग को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। देखिए कोशिकांग किसे कहते हैं, तो कोशिका की अंग को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो हमें वह बताना है कि वह कोशिका का अंग कौन सा है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन क्या कहा है, किंतु हाँ, कि वो हमें वह बताना है कि जो पौधा में मिलेगा लेकिन जंतु में नहीं मिलेगा। देखिए तो कोशिका जो है जंतु का भी होता है,
पौधा का भी होता है, तो यह क्या सही है। लेकिन कोशिका कला यानी कोशिका कला नहीं, यहाँ पे कोशिका कंकाल होना चाहिए। कौन सी? कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका कंकाल आप लोग पढ़े होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका कंकाल दोनों में मिलेगा। उसके बाद कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य भी किस में मिलेगा? यानी कि जंतु में मिलेगा और पौधा में भी मिलेगा। और एक होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? जीव द्रव्य। लेकिन यह कोशिका में जो पाया जाता है द्रव्य उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और ऑप्शन डी है लवक। लवक जो यानी कि प्लास्टिड, इंग्लिश से क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो लवक जो यानी कि प्लास्टिड जो है यह जंतु में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लवक। ठीक है, चलिए बताइए तो कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वन लीवन हक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है? तो कौन सा है हृदय रोग? तो इसका राइट आंसर होएगा एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस ऑप्शन सी हो जाएगा। मोतियाबिंद तो आंख से संबंधित है, मिर्गी ट्यूमर ये सब क्या है? ब्रेन से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए आप लोग का एक ट्रिक होता है, कीड़ा। कौन सी? KEDA, याद करिएगा, KEDA, KEDA, कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा आपको क्या करना है? 2 गिलास लेना है, 2 गिलास। ठीक है, एक में वसा रखना है, वसा, और एक में रखना है कौन सी? जल। ठीक है, जल को रखना है, यह जल वाला और यह वसा। जब जल में किसी कीड़ा को डाला गया तो देखा गया कि वह कीड़ा जो है आसानी से दिखाई दे रहा है। यानी कि दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ कि वह जल में नहीं घुला है, तभी तो जल में दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं उसी कीड़ा को उठा करके कहाँ डाल दिया गया? वसा में। जब वसा में डाला गया तो देखा गया कि वो कीड़ा जो है घुल गया है, यानी कि मिल चुका है। अब वह जो कीड़ा हमें वसा में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि कीड़ा कहाँ नहीं घुला? तो जल में। तो जल में नहीं घुला, कहाँ घुल गया? तो यानी कि वसा में। तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा KEDA। KEDA बच गया कौन? बी और सी। बी और सी। तो बी और सी कहाँ घुलता है? जल में, जबकि KEDA कहाँ घुलता है? वसा में। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यानी कि पानी में घुलनशील। तो पानी में कौन घुलेगा? या तो बी या तो सी, यही दोनों घुलता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन दिया है, तो ऑप्शन डी बी में दिया है विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा दें, ट्रिक को आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? बी और सी हो जाता है। और ए कहाँ घुलेगा? तो वसा में। डी कहाँ घुलेगा? तो वसा में। ई कहाँ घुलेगा? तो वसा में। और एक और ही होता है के भी कहाँ घुलेगा? तो वसा में घुलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करें कि जरदोजी कढ़ाई डैश डैश के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी। हमें बताना है कि जरदोजी कढ़ाई, यह एक कढ़ाई है। ठीक है, जरदोजी एक कढ़ाई है, और यह जो है किसके शासनकाल में जो है सबसे अधिक प्रचलित हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी औरंगजेब, और ऑप्शन डी है अशोक। तो यह जो है अकबर के शासनकाल में, किसके काल में? अकबर के शासनकाल में जरदोजी कढ़ाई जो है प्रचलित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि धोती गमछा डैश डैश का स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। हमें बताना है कि धोती गमछा जो है किस राज्य का जो है सबसे अच्छा जो है वस्त्र, मतलब कि प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो धोती गमछा जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि असम हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? असम। देखिए जैसे कि बिहार में
आप लोग सुनिएगा कि लिट्टी चोखा सबसे क्या होता है, प्रचलित होता है। ठीक है, तो वस्त्र में क्या है, वस्त्र गामछा जो है, धोती गामछा जो है आपके बिहार में भी सबसे ज़्यादा मतलब कि पहना जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो है यह असम के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण निम्न में से किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन में ए दिया है अभंग, ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी कामसूत्र और ऑप्शन डी ब्रह्मसूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी? नाट्यशास्त्र। ठीक है, अब नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था, यह भी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाट्यशास्त्र की रचना जो है भरत मुनि ने किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन है देवदास उपन्यास किसने लिखा था? तो देवदास उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन डी है शरत चंद्र यानी कि चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की कविता मधुशाला लिखी है? यानी कि हमें बताना है कि मधुशाला जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी कि हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2006 में किया गया था। 1 जनवरी 2006 में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, हमें बताना है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यह बैडमिंटन है, क्या है? बैडमिंटन का जाल है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ जो केंद्र होता है, यहाँ पे पुल लगा होता है, यहाँ पर भी पुल लगा होता है। तो यहाँ केंद्र की ऊंचाई हमें बताना है कि केंद्र पर कितना होता है। तो केंद्र पर होता है आपका 5 फीट। कितना होता है? 5 फीट। और किनारे पर कितना होता है? तो किनारे पर होता है 5.1 फीट। किनारे की लंबाई ऊंचाई जो है कितनी होती है? 5.1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5.1। और केंद्र में 5 फीट। लेकिन कभी यदि आपसे पूछ दिया जो जाल है इसकी लंबाई कितनी होती है, यानी कि इसकी लंबाई, तो इसका कितना होता है? तो 22 फीट का होता है। कितना होता है? 22 फीट होता है। ठीक है, 22 फीट, यह भी याद करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। कह रहा है कि तो यानी कि 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या पूछा है कि बैडमिंटन जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। तो अभी बताएं केंद्र में कितना रहता है? तो 5 फीट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 फीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने लगातार 6ठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? यह जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एनटीपीसी। क्या हो जाएगा? एनटीपीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि एक तरह क्या दिया है? मुहावरा, और दूसरी तरफ दिया है कौन सी? उसका अर्थ। और जो है इसमें से जो 3 है क्या है? जो जिसका अर्थ जो है समान है, और एक जो है जिसका अर्थ जो है समान नहीं है, यानी कि अलग है। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है कलम न रुकना, यानी कि लिखते रहना। तो इसका यह क्या हो जाएगा? यह तो सही है। दूसरा कह रहा है कि
कलम कसाई, यानी कि क्या कलम कसाई का अर्थ होता है कलम को तोड़ देना? नहीं, यह क्या है? गलत है। तीसरा देखते हैं, कि कलम दान देना, यानी कि लिखने की नौकरी कथी है? देना, लिखने की नौकरी देना। अगला क्वेश्चन है कलम न उठ सकना, यानी कि लिख न सकना। यह भी क्या है? सही है। यानी कि 3 क्या है? सही है, और 1 क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कलम कसाई का अर्थ जो है कलम को तोड़ने वाला नहीं होता है। चलिए, तो यही क्या है? हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें गलत ही बताना था। अगला क्वेश्चन हमारा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, हमें बताना है कि वह कौन सा शब्द जो है जो सही है, सही उच्चारण करता है। ऑप्शन है चतुष्टकीन, गलत है। ऑप्शन बी चतुष्कोण, यह भी गलत है। ऑप्शन सी चतुष्कोण, यह भी गलत है। ऑप्शन डी है चतुष्टकोण, यह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, पहला है जैसे कि विपत्ति में, यानी कि विपत्ति में डैश डैश से काम लेना चाहिए। विपत्ति में जो है, यदि मान लीजिए कोई दुख पड़ रहा है, विपत्ति हो रहा है, तो उसमें किस तरह से हमें काम करना चाहिए, अपने माइंड को किस तरह से रखना चाहिए, दिमाग को। कह रहा है कि साहस से, बल से, वीरता से या मौर्य से। तो देखिए, विपत्ति में हमेशा हमें साहस से काम लेना चाहिए। किससे? साहस से काम लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे कि वाक्य दिया आपका, जो देखा न जा सके, उसके लिए एक वाक्य चुनना है। तो उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। क्या कहेंगे? अदृश्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? अदृश्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं, तो कौन है? ऑप्शन ए है नूर अहमद, ऑप्शन बी है जायसी, ऑप्शन सी है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी है कुतबन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो या विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कह रहा है कि लास्ट सपर, मोनालिसा, लास्ट जजमेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें जो है वाक्य, अशुद्ध वाक्य को चुनना है। कह रहे कि राम का स्वास्थ्य ठीक है, गलत है। अच्छा, यह सही है। राम का वाक्य क्या है? राम का स्वास्थ्य ठीक है। ऑप्शन बी है विष्णु के अनेकों नाम है, यह क्या है? गलत है। विष्णु के अनेकों नहीं, अनेक नाम है, विष्णु के अनेक नाम है, तो यही वाक्य क्या है हमारा? गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि यदि मुद्रास्फीति 6 रुपया प्रतिशत 6%, सॉरी, करेंगे यदि मुद्रास्फीति 6% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु को 2 वर्षों के अंत में लागत क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हमें कितना दिया है? मूलधन कितना है? 40 है। कितना? 40, मूलधन 40। दर कितना दिया है? 6 दिया है। और समय कितना दिया है? 2 वर्ष बट्टा 100। ठीक है, 0 से 0 काट दिए। 6 चौका 24, 24 दूना कितना होता है? 48, 24 दूना 48, और नीचे क्या बचा है? 10, तो ये हो जाएगा दशमलव, यानी कि 4.80। और मूलधन की 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो मूलधन तो भी तो जोड़ेंगे, तो 40 + 4.8, यानी कि 44.8 के बीच में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 44 रुपया तथा
यानी कि मध्य में हमें पूछा है, तो इसका राइट तो आंसर होगा 44 रुपये 80 पैसा, लेकिन मध्य में इसके बीच में आएगा, यानी कि 44 रुपया तथा 45 पैसे के बीच में होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा की, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद।